नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एसके झा सर के द्वारा जो स्टैटिक जीके का वॉल्यूम 3 लॉन्च की गई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और 16 को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही खास हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, जहां से जुड़ करके आप इस वीडियो की पीडीएफ भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का पहला प्रश्न हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न हमारा है कि नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। दोस्तों यहाँ जो लाइन दे रखा है एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक कौन सा है। आपसे एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है, तो दोस्तों आपको बताना होगा कि भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक जो है वो नीति आयोग है। ठीक है, अब दूसरी बात कि इसने डैश को प्रस्थापित किया है, मतलब कहने का ये हुआ कि नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो किसके जगह पर हुई थी, यही प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, राष्ट्रीय विकास परिषद। दूसरा ऑप्शन है भारत के निर्वाचन आयोग। तीसरा ऑप्शन है भारत के वित्त आयोग और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, भारत के योजना आयोग। तो दोस्तों आपको बता दें जो नीति आयोग ये भारत के योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया है। ठीक है, आपसे याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये नीति आयोग है, ये संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं कि एक संवैधानिक जो है निकाय नहीं है, इसका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। और इसकी जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, पीएम होते हैं। जो वर्तमान में पीएम होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। यानी कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं श्री नरेंद्र मोदी हैं, जो नीति आयोग के अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और दोस्तों बात करते हैं कि इसके सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत जो है दोस्तों नीति आयोग के सीईओ हैं। इसे आप याद रख सकते हैं कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत है, अमिताभ कांत। और दोस्तों बात करते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार जो है दोस्तों ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, राजीव कुमार। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, देखिए क्या है कि इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि इडुक्की बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। पहला ऑप्शन देखिए महानदी है, दूसरा ऑप्शन आपके पास कृष्णा नदी है, तीसरा है घाट प्रवाह और चौथा कौन सा हो गया, पेरियार। तो दोस्तों जो इडुक्की बांध है ये पेरियार नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा प्रश्न का आंसर होगा कि पेरियार नदी पर इडुक्की बांध का निर्माण किया गया है। दोस्तों बात करते हैं पेरियार नदी किस राज्य में है, तो ये कहाँ पर स्थित है, केरल राज्य में पेरियार नदी है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा है कि टोकन, क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है वस्तु मुद्रा, दूसरा है व्यापार संतुलन, तीसरा है हिसाब का मिलान और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, वस्तु विनिमय। तो दोस्तों जो टोकन और क्रेडिट कार्ड होते हैं ये इसका धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं का सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के रूप में हम लोग वस्तु विनिमय शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो आपसे याद रखेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हम इस चैनल पर ग्रुप डी एग्जाम के लिए जो एसके झा सर की बुक आती है उसका सॉल्यूशन देते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे तो आप उसे मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारे पास क्या है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है कह रहा है दोस्तों, आपसे याद रखिएगा। कई बार क्या होता है कि हम नहीं को भूल जाते हैं, जिससे हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। यानी कि ये 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो राजस्थान से संबंधित होंगे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो राजस्थान से संबंधित नहीं होगा। तो हमको वही चूज करना है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है। पहला देखिए गैर है, दूसरा है लावनी, तीसरा है घूमर, चौथा कौन सा हो गया, कालबेलिया। तो दोस्तों आपको बता दें जो
ये गैर, घूमर और कालबेलिया है, ये राजस्थान से संबंधित है, जबकि लावनी जो दोस्तों ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। ठीक है, लेकिन आप बात करते हैं लावनी कहाँ से संबंधित है, तो दोस्तों लावनी जो होता है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लावनी कहाँ का है नृत्य शैली, तो ये महाराष्ट्र का है लावनी। और गैर, घूमर और कालबेलिया कहाँ का है, राजस्थान का है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है दोस्तों, 5वां प्रश्न है, कह रहा है कि धनुवर्ग यजुर्वेद का उपवेद है, यानी कि धनुवर्ग जो है ये किसका उपवेद है, यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है, पहला ऑप्शन है चिकित्सा से, दूसरा है वास्तुकला से, तीसरा है कला एवं संगीत से, और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, युद्ध कौशल से। तो दोस्तों जो यजुर्वेद होते हैं यानी कि धनुर्वेद जो है ये किसका उपवेद है, यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध किससे होता है, युद्ध कौशल से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और आप इस 2 सेट यानी कि टोटल जो है 40 प्रश्न है, 40 प्रश्न में आपको कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं, अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आपको अनुमान हो जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी हो पाई है। ठीक है, तो हम आपके कमेंट को रीड करेंगे और आपको एक लाइक भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों विश्व के सबसे सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र जो है इसके रूप में किसे जानते हैं, पहला ऑप्शन देखिए नंदा देवी ग्लेशियर है, दूसरा है गंगोत्री ग्लेशियर, तीसरा है सियाचिन ग्लेशियर, और चौथा कौन सा हो गया, रानथोंग ग्लेशियर। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा कि सियाचिन ग्लेशियर जो है विश्व की सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो मेगास्थनीज की पुस्तक होगी, तो हमको वही चूज करना है कि कौन सा जो है मेगास्थनीज की पुस्तक है। पहला है हर्षचरित, दूसरा है मालविकाग्निमित्रम, तीसरा है इंडिका, और चौथा कौन सा हो गया, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो दोस्तों जो मेगास्थनीज ने लिखा था वो किसने लिखा था, इंडिका पुस्तक जो है ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना देखी जा रही है। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि मेगास्थनीज जो इंडिका पुस्तक है इसके लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। दोस्तों बात करते हैं हर्षचरित की, तो हर्षचरित के लेखक कौन है दोस्तों, तो ये है बाणभट्ट। हर्षचरित लेखक कौन है, बाणभट्ट जो है ये हर्षचरित के लेखक है। दोस्तों बाणभट्ट कौन थे, तो हर्षचरित में जो इसके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, किसके, हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे कौन थे, बाणभट्ट थे। उन्होंने क्या लिखा था, हर्षचरित पुस्तक जो लिखे थे। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं मालविकाग्निमित्रम जो है किसने लिखा है, तो ये कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे कि कालिदास द्वारा पुस्तक लिखी गई है मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, और याज्ञवल्क्य स्मृति किसने लिखी है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति जो है राहुल संकीर्तन के द्वारा लिखी गई है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेगास्थनीज जो पुस्तक है ये इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 8वां प्रश्न हमारे पास है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा, यानी कि नन ऑफ दीज एबव जो होती है नोटा, मतलब कि इन सभी जो उम्मीदवार है इनमें से कोई भी पसंद हमें नहीं आया तो हम उसे नोटा चूज कर सकते हैं। तो हमको प्रश्न कह रहा है कि भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था। तो दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हुआ है, तो कोई भी प्रश्न जिसमें पहली बार लगा रहता है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए पहली बार जो हुआ था नोटा का प्रयोग किस वर्ष हुआ था, तो पहला देखिए ऑप्शन अक्टूबर 2000 में, दूसरा है जनवरी 1950 में, तीसरा नवंबर 2013 में, और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, अगस्त 1947 में। तो दोस्तों जो नोटा का प्रयोग हुआ था ये नवंबर 2013 ईस्वी में सबसे पहली बार विधानसभा चुनाव में किया गया था। इसे आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा होगा 9वां प्रश्न, देखिए कह रहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। तो दोस्तों जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है उनमें से कौन सा देश जो है सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। तो दोस्तों देखिए आपके पास ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका, और चौथा कौन सा हो गया, भारत। तो दोस्तों सबसे अधिक जो अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश है वो कौन सा है, वो अपना देश भारत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न हमारा है आज की इस वीडियो का, कह रहा है कि अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समांतर सत्य नहीं है। ठीक है, यानी कि अधातुओं के बारे में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, यानी कि 3 विकल्प ऐसे होंगे जो सत्य होंगे और
एक नहीं होंगे, जो जो विकल्प नहीं होंगे उसी को हमको चूज करना है। तो यहाँ देखिए चालक है, देखा, हल्के पदार्थ है, भंगुर है और मंद एवं दीप्ति रहित है। तो दोस्तों अधातु जो होती है ये क्या होती है, विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चालक दे रखा है तो यही गलत है और इसको हमको चूज करना था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा कि अधातुओं के जो गुणधर्म होते हैं ये अचालक होते हैं, क्या होते हैं, नन कंडक्टर होते हैं, यानी अचालक होते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न में चालक दे रखा था तो यही पे गलती हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा कि अधातु जो होती है वो क्या होती है, अचालक होती है, ना कि चालक, ठीक है। और अधातु क्या होती है, भंगुर होती है, सही बात है, हल्के पदार्थ होते हैं और मंद एवं दीप्ति रहित भी होती हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं हमारे पास। 11वां प्रश्न हमारे पास है कि मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्तरदायी होता है, कौन सा उत्तरदायी होता है। पहला देखिए थायरॉक्सिन दे रखा है, दूसरा है पीयूष ग्रंथि, तीसरा है एड्रेनलिन और चौथा कौन सा हो गया, अग्न्याशय। तो दोस्तों जो मनुष्य में बौनेपन होते हैं उसके लिए क्या उत्तरदायी होते हैं, पहला है थायरॉक्सिन, दूसरा है पीयूष ग्रंथि, तीसरा है एड्रेनलिन, चौथा कौन सा हो गया, अग्न्याशय। तो दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि होती है ये मनुष्यों में बौनेपन के लिए उत्तरदायी होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आप गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपको कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, ठीक है। पहला देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दे रखा है, दूसरा है राज्य के महाधिवक्ता, तीसरा है सशस्त्र सैन्य बल दल के मेजर जनरल और चौथा कौन सा हो गया, भारत के महान्यायवादी। तो दोस्तों आपको बता दें जो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो भारत के महान्यायवादी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखेंगे भारत के महान्यायवादी इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वो कौन होता है, वो होते हैं भारत के महान्यायवादी होते हैं, ठीक है। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के कौन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आपके कमेंट को रीड करेंगे कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के महान्यायवादी कौन है। तो के वेणुगोपाल जो है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए दोस्तों बढ़ा दिया गया है, इसे भी आप याद रखेंगे, वेणुगोपाल, ठीक है। तो के वेणुगोपाल जो है भारत के महान्यायवादी है वर्तमान में, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि समोच्च जुताई क्या है, ठीक है। समोच्च जुताई क्या आपके पास ऑप्शन है, समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई, दूसरा है समोच्च रेखाओं के साथ बंजर भूमि पर जुताई, तीसरा है समोच्च रेखाओं के साथ टेढ़ी मेढ़ी जुताई, चौथा कौन सा हो गया, समोच्च रेखाओं के साथ मैदानी पर जुताई। तो दोस्तों जो समोच्च रेखाएं समोच्च जुताई होती है वो क्या होती हैं, तो वो होती है समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई जो होती है ये क्या होती है, समोच्च रेखाओं के साथ जो ढालू भूमि जुताई होती है वो समोच्च जुताई कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों बहुत ही बड़ा प्रश्न ये भी कह रहा है, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू की गई थी। दोस्तों आप सबको पता होगा कि भारत में जो मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी सबसे पहले कहाँ हुई थी, ये प्रश्न कह रहा है। देखिए 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में, दूसरा है दिल्ली में, तीसरा है बेंगलुरु में, चौथा कौन सा है, बॉम्बे में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन चली थी वो कहाँ चली थी, कोलकाता में चली थी। यहाँ पे ऑप्शन एक ही दे रखा है कोलकाता, तो आप यदि डेट भी पता नहीं रहेगा तो आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डेट याद रखना है 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को भारत में पहली बार मेट्रो चली थी। कहाँ से कहाँ तक, कोलकाता से चली थी, ठीक है। कब चली थी, 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को, कहाँ से, कोलकाता से चली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि विक्रमादित्य जो है इसका एक अन्य नाम कौन सा है। पहला देखिए कुमारगुप्त द्वितीय, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा कौन सा हो गया, रामगुप्त। तो दोस्तों आपको बता दें जो विक्रमादित्य हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम है, ठीक है। दूसरा नाम इसी अन्य नाम भी कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है, तो विक्रमादित्य के नाम से इसे भी हम जानते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के लिए प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है। तो दोस्तों वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो है भारत का उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय वो मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 32, दूसरा है अनुच्छेद 30, तीसरा है अनुच्छेद 139, चौथा कौन सा हो गया, अनुच्छेद 44। तो दोस्तों जो रिट जारी करती है अनुच्छेद 32 के तहत जो है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 इसके तहत रिट जारी की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न देखते हैं तो क्या क्या है हमारे पास।
कह रहा है कि काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों जो काकतीय राजवंश थे इसका अंत किसके द्वारा किया गया था। आपके पास ऑप्शन है गुप्त वंशजों, दूसरा ऑप्शन है आपके पास चालुक्यों, तीसरा है चोलों और चौथा कौन सा होगा दिल्ली सल्तनत। तो दोस्तों आपको बता दें जो काकतीय राजवंश थे इसका अंत जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था काकतीय राजवंश का अंत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है, यानी कि राज्य में जो विधान परिषदें होती हैं उसके गठन के लिए कौन सा अनुच्छेद उत्तरदायी होती हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए अनुच्छेद 151, दूसरा अनुच्छेद 169, तीसरा अनुच्छेद 216 और चौथा कौन सा हो गया अनुच्छेद 195। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि विधान परिषद वाले जो प्रश्न होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए आंसर तो 169 हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 169 के तहत जो होती है ये राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि किन किन राज्यों में विधान परिषद वर्तमान में है। तो पहला राज्य कौन सा हो गया, पहला राज्य हो गया तेलंगाना, आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। पहला राज्य कौन सा हो गया, तेलंगाना हो गया जहाँ पे विधान जो परिषद है। दूसरा कौन सा हो गया हमारे पास, यूपी हो गया। ठीक है, यूपी हो गया। तीसरा कौन सा हो गया हमारे पास, बिहार हो गया दोस्तों। चौथा कौन सा हो गया हमारे पास, महाराष्ट्र हो गया। पाँचवा कौन सा हो गया दोस्तों, आंध्र प्रदेश हो गया दोस्तों पाँचवा। और छठा कौन सा हो गया दोस्तों, कर्नाटका। यानी कि दोस्तों इन 6 राज्यों में अभी वर्तमान में विधान परिषद हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में से इसकी मंजूरी सरकार ने दे दी है लेकिन अभी लागू नहीं कर दी गई है इसमें। तो अभी तक फिलहाल आपके याद में रखना है कि ऐसे भारत में 6 राज्य हैं जिसके पास राज्यों में विधान परिषदों का गठन किया गया है। पहला राज्य कौन सा है, तेलंगाना, दूसरा है यूपी, तीसरा है बिहार, चौथा महाराष्ट्र, पाँचवा आंध्र प्रदेश, छठा कर्नाटक है। और सबसे अधिक सीटें जो है यूपी में 100 सीटें विधान परिषद में है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास देखिए क्या है, देखिए 19वां प्रश्न हमारे पास है, कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न कंफ्यूजिंग है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, दूसरा है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, तीसरा है लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के सदस्यों के द्वारा और चौथा कौन सा हो गया, संसद के सभी सदस्यों के द्वारा। तो दोस्तों आपको बता दें जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है ये लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, ना कि लोकसभा में बहुमत दल वाली पार्टी के सदस्यों के द्वारा होता है। आपके दिमाग में ये भी चलता होगा कि लोकसभा में बहुमत जो वाली पार्टी होती है उसके सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव होती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना होगा कि लोकसभा के सभी सदस्यों जो संसद सदस्यों के द्वारा होती है ये लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, अब बात है लोकसभा अध्यक्ष की, तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं। ठीक है, इसे भी आप याद रख सकते हैं कि ओम बिरला जो है वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, यानी कि स्पीकर जो है लोकसभा के कौन है, ओम बिरला हैं। इसे ही आप याद रखेंगे, आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 20वां प्रश्न है, यानी कि सेट नंबर 15 का लास्ट प्रश्न हमारे पास देखिए, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ ये भी बनता है कि विक्टोरिया जलप्रपात जो है कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना होगा कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, अब यहाँ आपको कह रहा है कि किस नदी पर स्थित है। पहला देखिए जेम्बेजी, दूसरा है नाइजर, तीसरा है नील, चौथा कौन सा हो गया, कांगो। तो दोस्तों आपको बता दें जो अफ्रीका में विक्टोरिया झील जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है, तो ये है जेम्बेजी नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जेम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बढ़ लेते हैं सेट नंबर 16 की ओर। तो सेट नंबर 16 का जो पहला प्रश्न हमारा होगा, देखिए क्या कह रहा है। सेट नंबर 16 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था। दोस्तों जो पाकिस्तान नाम है वो किस वर्ष में गढ़ा गया था, यानी कि पाकिस्तान नाम किस वर्ष में दिया गया था। पहला 1930 में, दूसरा 1933 में, तीसरा ऑप्शन 1932 में और चौथा कौन सा गया 1931 में। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें जो पाकिस्तान है ये हमारे देश का, हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो भारत से अलग होकर बना था। कब, तो 14 अगस्त 1947 को इसका निर्माण हुआ था, यानी कि इसका जन्म कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि पाकिस्तान नाम जो है सबसे पहले किस वर्ष गढ़ा गया था। तो दोस्तों 1933 में सबसे पहले पाकिस्तान नाम गढ़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। दोस्तों बात करते हैं भीमबेटका की, तो ये कहाँ है, किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, इसे ही आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी। पहला 1955-56 में,
1954-55 में, तीसरा 1957-58 में, चौथा कौन सा हो गया 1953-54 में। तो दोस्तों आपको बता दें जो भीम बेटिका है ना, भीम बेटिका, इसकी खोज हुई थी 1957-58 में इसकी खोज हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि 1957-58 के दौरान जो होती है भीम बेटिका गुफाओं की खोज होती है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जोड़ों, तनों और पत्तों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो किसमें जो है विभेदित नहीं किया जा सकता है? पहला है देवदार, दूसरा है पर्नांग, तीसरा है कारा, चौथा कौन सा हो गया मार्सिलिया। तो दोस्तों जो ये हमारे प्रश्न का आंसर कारा होगा, यानी कि कारा जो होती है ये तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं करता है, जबकि देवदार, पर्नांग और मर्दसिया जो होती है तना और पत्तियों में विभेदित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारे पास है कि कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती हैं। दोस्तों कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में जब भी हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पहुँच जाती है, वही प्रश्न कह रहा है। दोस्तों आपको पता होगा, जैसे देखिए इनबॉक्स है पहला, दूसरा आउटबॉक्स है, तीसरा है माई डॉक्यूमेंट्स, चौथा कौन सा हो गया रिसाइकल बिन। तो दोस्तों आप सबों को पता होगा कि जब भी हम कंप्यूटर में किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो कहाँ पहुँच जाता है, रिसाइकल बिन में पहुँच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यदि किसी फाइल को गलती से डिलीट कर देते हैं तो यदि हम फिर से उसको पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो रिसाइकल बिन से हम उसे फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। दोस्तों ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जिस प्रश्न में मैंने भी लगाया है वो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। वैसे भी दोस्तों सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी प्रश्न उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करती है। पहला ऑप्शन देखिए कौन सा है इमिल्सा, दूसरा है पेंसिला, तीसरा है दीफू, चौथा कौन सा हो गया बुमला। तो दोस्तों आपको बता दें जो त्रिसंधि का निर्माण करती है वो कौन सी करती है, दीफू दर्रा जो होती है ये त्रिसंधि का निर्माण करती है, जिसमें भारत, चीन और म्यांमार शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, कह रहा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय का पश्च अंतराल कहाँ है। दोस्तों जब भी आप भारत का मैप बनाते हैं तो ऊपर में क्या होता है जम्मू कश्मीर, नीचे में कन्याकुमारी और इस लेफ्ट साइड क्या होता है गुजरात और राइट साइड क्या होती है सबसे ये अरुणाचल प्रदेश होती हैं। तो हमको कह रहा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में तो के समय में कितना अंतराल है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1 घंटा, दूसरा है 1.5 घंटा, तीसरा है 2.5 घंटा, चौथा कौन सा गया 2 घंटे। तो दोस्तों गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में क्या होती है 2 घंटे का अंतराल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इसे आप याद रखेंगे कि गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का पश्च अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। पहला है बी तरंगे, दूसरा है एल तरंगे, तीसरा है एस तरंगे, चौथा कौन सा हो गया रेले सतही तरंगे। तो दोस्तों जो भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन होते हैं वो किस तरंगे में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि एस तरंगे में होती हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि एस तरंगे में अनुप्रस्थ विस्थापन होती हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना होगा एस तरंगे इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि एस तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन होते हैं। ठीक है, शामिल होते हैं। अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि 8वां प्रश्न हमारा है जो पॉलिटिक्स होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित की गई है। दोस्तों ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित की गई है, पहला ऑप्शन देखिए अनुच्छेद 29(1), दूसरा अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 29(2) और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया अनुच्छेद 343 का 2। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा बनाई गई है अनुच्छेद 343(1) के तहत बनाई गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, सॉरी बी सही हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 343(1) के तहत जो है हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित की गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न हमारे पास दोस्तों क्या है देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं पर कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पहले कौन हुआ था उसके बाद कौन सा हुआ था, इसी क्रम में हमको इसको सजाना है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं पहले घटना कब हुई थी। दोस्तों बात करते हैं नमक सत्याग्रह की। नमक सत्याग्रह कब हुई थी, तो 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह होती है। ठीक है, 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह होती है।
तो कहाँ शुरुआत हुई थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी से प्रारंभ होती है, ठीक है, 1930 ईस्वी में। बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है, ठीक है। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन होता 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई थी दोस्तों? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार हमको सजाना है, ठीक है। तो पहले कौन सा हुआ था? तो देखिए स्पष्ट है कि पहले कौन सा हुआ होगा? 1919 का हुआ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये पहले होगा। जहाँ भी ऑप्शन नंबर 2 होगा वो पहले होगा। उसके बाद देखिए 1920 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वो उसके बाद होगा। उसके बाद देखिए 1930 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। और उसके बाद ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3, यानी कि 1942, यानी कि 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर किस में है? 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। उसके बाद क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। दोस्तों ये इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न हम आपके स्क्रीन पर है। देखिए कह रहा है कि इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन जो है किसने चलाया था? पहला ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा है जेबी कृपलानी, तीसरा है मौलाना अबुल कलाम आजाद, चौथा कौन सा हो गया? शौकत अली। तो दोस्तों जो लाल कुर्ती आंदोलन है ये किसने चलाया था? आपसे प्रश्न कह रहा है। तो जो लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया था। इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? इनमें से कौन सी नदी दादरा और नागर हवेली में बहती है? ठीक है, तो कौन सी ऐसी नदी है जो दादर और नागर हवेली में बहती है? पहला है मीठी नदी, दूसरा है ताप्ती नदी, तीसरा है दमन नदी, चौथा कौन सा हो गया? कावेरी नदी। तो दोस्तों जो दमन नदी है हमारा, दमन नदी ये क्या होती है? दादर और नागर हवेली में बहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न हमारा होगा। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? यानी कि कक्षा यानी कि क्लासरूम में जब प्रस्तुति करते हैं यानी कोई प्रेजेंटेशन देते हैं उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जो होता है सबसे अधिक उपयोगी होता है? पहला देखिए कौन सा ऑप्शन है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, चौथा कौन सा हो गया? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो दोस्तों जो इस सभी माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रकार है, लेकिन प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है जो आपको मोबाइल फ़ोन में भी काम करेगा और लैपटॉप या कंप्यूटर में भी काम करेगा। तो दोस्तों जो पीपीटी जो आप पढ़ते हैं ऑनलाइन, तो हम जो पीपीटी बनाते हैं वो पीपीटी तैयार होती है किस पर तैयार होती है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से ही पीपीटी तैयार की जाती है और हम लोग भी इसका ही यूज़ करते हैं पीपीटी बनाने के लिए, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? दोस्तों ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पादप ऐसा हार्मोन है जो वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? पहला देखिए जिब्रेलिन है, दूसरा है एब्सिसिक एसिड है, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा कौन सा हो गया? ऑक्सिन। तो दोस्तों जो एब्सिसिक एसिड होता है ये पादप हार्मोन है जो वृद्धि को रोकता है और इसके पत्तियों को मुरझाने में भी इसी का रोल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा, एब्सिसिक एसिड इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में डैश द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसने पारित किया था, उस व्यक्ति का नाम हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए जवाहरलाल नेहरू है, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है बी आर अम्बेडकर, चौथा कौन सा हो गया? वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था संविधान सभा में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है? 15वां प्रश्न हमारे पास है। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पहले देखिए, आपसे प्रश्न करेगा कि 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था, ठीक है। तो आपको बताना होगा 1978 में हुआ था, ठीक है। अब बढ़ते आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद को प्रभावित करता है? तो देखिए अनुच्छेद 301, दूसरा है 298, तीसरा है 299 और चौथा कौन सा गया? 301। तो 300A, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन जो ये प्रभावित करता है किसको करता है? तो 300A को
जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 जो है ये प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समयावधि कितनी होती है, यानी कि जो पूर्णिमा होती है, ठीक है, पूर्णिमा हम लोग होते हैं मानते हैं ना पूर्णिमा, यानी जिस दिन पूर्णिमा तब होती है जब चांद जो होता है पूरा पूरा गोल हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समयावधि कितनी होती है? पहला है 29 दिन, दूसरा है 29 दिन से थोड़ी अधिक, तीसरा है 30 दिन, चौथा कौन सा हो गया 28 दिन। तो दोस्तों आपको बता दें जो पूर्णिमा से एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समयावधि होती है वो कितनी होती है? 29 दिन से थोड़ी अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का आंसर होगा कि 29 दिन से थोड़ी अधिक क्या होती है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समयावधि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 17वां प्रश्न हमारे पास है कि सूर्य की चमकती सतह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो सूर्य की चमकती सतह होती है उसको क्या कहते हैं? पहला तो देखिए फोटोस्फीयर, दूसरा है लिथोस्फीयर, तीसरा है क्रोमोस्फीयर, चौथा कौन सा हो गया कोरोना। तो दोस्तों आपको बता दें जो सूर्य की चमकती सतह है उसको क्या बोलते हैं हम लोग फोटोस्फीयर के रूप में जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका जो जवाब है बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पहला देखिए यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका नाम, यानी कि दोस्तों यूनेस्को के प्राकृतिक धरोहर में जो शामिल है उसका स्थल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा नहीं है? पहला देखिए एलिफेंटा की गुफाएं जो कहाँ पर कर्नाटक दे रखा है, दूसरा है सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में दे रखा है, सूर्य मंदिर उड़ीसा में दे रखा है, ठीक है, और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में दे रखा है। तो दोस्तों आपको देखने से पता चल रहा होगा जो सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में है बिल्कुल सही है, सूर्य मंदिर कहाँ पे है उड़ीसा में बिल्कुल सही है, और फतेहपुर सीकरी जो है ये यूपी में है ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन एलिफेंटा गुफाएं जो है ये कर्नाटका में नहीं है दोस्तों, ये कहाँ पे है? तो ये है कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो आपसे यदि प्रश्न करेगा कि एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों आपको बताना होगा कि एलिफेंटा गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है, ना कि कर्नाटक में स्थित है। इस प्रकार जो गलत था हमने चुन लिया, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि एलिफेंटा गुफाएं कर्नाटक में नहीं है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। इनमें से किसने सिपाही विद्रोह के और 1857 के विद्रोह को ना तो पहला ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संबोधित किया था? दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि ना तो पहला, ठीक है, ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? पहला ऑप्शन है वीर सावरकर, दूसरा है एस.एन. सेन, तीसरा है आर.सी. मजुमदार, चौथा कौन सा हो गया? जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो आर.सी. मजुमदार थे इन्होंने कहा था 1857 के क्रांति के विद्रोह में ना तो पहला है ना ही राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, ये आर.सी. मजुमदार के द्वारा ये बात कही गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का लास्ट प्रश्न देखेंगे और आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, कह रहा है कि भीम का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें जो भीम है, भीम क्या है? एक प्रकार का यूपीआई है। ठीक है, यूपीआई क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड, ठीक है, और पी से क्या होता है? यूनाइटेड पेमेंट, पी से क्या होता है? पेमेंट, और यूपीआई आई से क्या होता है? आई से होता है इंटरफेस। यदि आप नहीं जानते हैं दोस्तों तो आप नोट कर लीजिएगा, FAC फेस। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भीम का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों भीम का पूर्ण रूप क्या है? देखिए भीम इंटरफेस फॉर मोबाइल, दूसरा है भारत इंटरफेस फॉर मोबाइल, तीसरा है भीम इंटरफेस फॉर मोबाइल, चौथा है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो दोस्तों जो भीम है ये मनी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। जो भारत इंटरफेस फॉर मनी है यही इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि भीम जो है एक प्रकार का यूपीआई है। ठीक है, और यूपीआई फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस होता है। ठीक है, ये बात जान लिए। और भीम का फुल फॉर्म क्या जान लिए? भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, तो भीम का फुल फॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करूँगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको यदि इसी तरह की वीडियो डेली देखना है तो आप क्या कीजिएगा कि चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आपसे देख करके आपके एग्ज़ाम के लिए आप अपने आप को जीके मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टडी को। जय हिंद, वंदे मातरम।